आज का आपका टॉपिक है आमवात। और इस डिजीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी। और अगर अपन थ्योरेटिकल देखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आता है इसका, 5 नंबर के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। और स्पेशली डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा जाता है किस-किस का, आमवात का, संधिवात का और वातरक्त का। तो सबसे पहले हम जॉइंट डिसऑर्डर में आमवात पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब भी वातरक्त या फिर संधिवात की बात करेंगे वहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पहले आप तीनों डिजीज़ पढ़ो, उसके बाद इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। जैसे अभी आपकी जो भी क्लास हुई है उसमें जैसे ज्वर में बता दिया मैंने, पांडु से भी क्वेश्चन आता है, आमवात से भी क्वेश्चन आता है। रस व स्रोतस की तो यही 3 डिजीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। आगे की 2 और डिजीज़ हैं, एक है हृदय रोग, कोई क्वेश्चन नहीं आता, श्रोथ रोग है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, इस सबसे पहले बात करते हैं आमवात। ठीक है, आमवात नाम से ही क्लियर है। आप इस नाम को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला शब्द है आम, दूसरा शब्द है वात। ठीक है, यानी कि नाम से ही क्लियर है कि आम भी होगा, इस डिजीज को होने में आम का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और वायु का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं रूमेटोड आर्थराइटिस के लिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब आम के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, अब तक तो सबको ये डेफिनेशन याद भी हो गई होगी। तो आम क्या है? आम है अपक्व रस धातु, यानी कि जो भी आपने आहार किया, अग्नि में उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस आहार को पचा सके, उस आहार का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ, तो रस धातु का भी अच्छे से निर्माण नहीं होगा। यानी कि रस धातु भी कैसी बनेगी? अपक्व बनेगी। तो वो जो अपक्व रस धातु है, वही क्या है? आम है। यानी कि ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम आपचितम दुष्टम आमाशयगतम रस आमम प्रचक्षते। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जो भी अग्निमांद्य हो रखा है उसकी वजह से रस धातु की ठीक से उत्पत्ति नहीं होती है, रस धातु अपक्व बनती है। और वो अपक्व रस धातु को ही हम क्या कहते हैं? आम कहते हैं। यानी कि अगर आपसे ऐसे कोई वन वर्ड में पूछ ले कि आम क्या है, तो आपको ये अब तो क्लियर होना चाहिए आम क्या है? अपक्व रस धातु। उसका कारण क्या होता है? अग्नि दौर्बल्य बोलूं या अग्निमांद्य बोलूं, एक ही बात है। अगर अग्निमांद्य की कंडीशन है तो 99% चांसेस होते हैं कि आम बनेगा ही बनेगा। तो आम का आप, हाँ दीदी, तो आम को आपका क्लियर होना चाहिए कि आम है क्या? आम है अपक्व रस धातु। अब हम वापस लौट के आते हैं इसी वर्ड पर, आमवात। यानी कि आम बन गई। आम का प्रोसीजर क्या रहा? आपकी अग्निमांद्य थी, आहार का पाचन नहीं हुआ, अपक्व रस धातु बनी, उसको हमने आम कह दिया। अब उस आम के पास आती है वायु। वो जो भी आम बनी हुई आपके आमाशय में पड़ी हुई है, उस आमाशय स्थित आम के पास आएगी वायु। अब अग्निमांद्य हो रखा है, यानी कि दोष प्रकोप तो चलेगा ही, ठीक है, दोष प्रकोप हो रखा है, इसके पास आई वायु। अब निरुक्ति में कह दिया फिर इन्होंने। अब इस शब्द से ही आप इसकी निरुक्ति या इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन बोले तो ये बता सकते हो। यानी कि आमेन सहितः वातः आम वात, अकेली आम है। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। अकेला जो आम है वो बहुत सारी डिजीज कर सकता है। यानी कि आम ज्वर भी कर सकता है, आगे आम है वो हृदय रोग भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आम के साथ वायु जुड़ गई, अगर वायु जुड़ गई तो हम इसको क्या बोल देंगे? आमवात। यानी कि आमेन सहित वात आमवात। आम के साथ वायु या आम युक्त वायु का होना ही आमवात है। जो वायु है उसके साथ, या फिर ऐसे बोले कि उस आम को निकाल करके जो आम बना हुआ है किसके अंदर? आमाशय के अंदर। उस आम को वहां से निकाल करके अगर वो वायु पूरी बॉडी में, वायु के अंदर तो कैपेबिलिटी है, वो लेके जाएगी। आम खुद से तो चल के जाएगी ही नहीं। आम को अगर वायु स्टमक से नहीं निकाले, आमाशय से नहीं निकाले, तो वो तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी।
इसको निकालने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है आम को निकालने के लिए? वायु। ये वायु क्या करेगी? ये वायु उस आम को वहां से पकड़ती है, पकड़ के पूरी बॉडी में घुमाएगी, ठीक है? घुमाएगी और फिर कहाँ जाके रुकेगी उस अकॉर्डिंग, यानी कि स्थान संशय कहाँ हुआ, किसका? वायु का और दूषित आम वात का, आम का, वात का, और जो भी दूषित जिसको ये दूषित करने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर डिजीज होगी। और इसमें स्पेशली स्थान संशय कहाँ होगा? जॉइंट्स के अंदर। इसलिए आम वात को क्या बोल दिया? जॉइंट डिसऑर्डर या जो रूमेटेड आर्थराइटिस। मेन कॉज ये हुआ। यानी कि आप ये भी समझ सकते थे कि ये आम को तो वहां पड़े पड़े वायु आमाशय के अंदर भी कोई ना कोई डिजीज कर सकती थी, लेकिन आप लोग पिछला सारा पढ़ के आ चुके हो, आपको पता है कि दोष दूष्य समूर्छना जहां होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या आएंगे? सिम्टम आएंगे, और उन सिम्टम के अकॉर्डिंग, संप्राप्ति के अकॉर्डिंग या पूरे निदान पंचक के अकॉर्डिंग हम उस व्याधि को नाम देंगे। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो क्या है? अब आम बना है, ठीक है? आम बना है, वायु का इन्वॉल्वमेंट है ही, लेकिन आम बना है तो स्वभावतः बॉडी के अंदर क्या होगा? कफ का प्रकोप होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कफ को बनाने में, सॉरी, आम को बनाने में कहीं ना कहीं कफ, प्रकोपित कफ ही तो जिम्मेदार है। प्रकोपित कफ होगा। एक चीज आप यहाँ सोचिए कि हमने क्या बोला? हमने बोला कि अग्निमांद्य थी, इसलिए क्या हुआ? आम की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस अग्निमांद्य का भी तो कोई कारण रहा होगा। अपने आप ही तो अग्निमांद्य होती नहीं है। अग्निमांद्य अपने आप में ही एक डिजीज है, जिसके आगे देखेंगे अग्निमांद्य के कई सारे कारण हो सकते हैं। कई लोग क्या है, एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं, बहुत, तभी तो बोलते हैं कि एक साथ खूब सारा पानी नहीं पीना चाहिए, घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। तो वो भी कारण अग्निमांद्य का हो सकता है, या आपने बहुत ज्यादा गुरु आहार का सेवन कर लिया है, वो भी अग्निमांद्य कर सकता है। आपकी बॉडी के अंदर कफ प्रकोपित है, तो जो प्रकोपित कफ है उसके कारण भी क्या है? अग्निमांद्य हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर मेन कॉज जो बता रहे हैं आम का, वो बता रहे हैं अग्निमांद्य। लेकिन अग्निमांद्य किस वजह से हुआ है उसका भी तो कोई कारण होगा। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण होगा कफ प्रकोपित, कफ को प्रकोपित करने वाले निदान का सेवन, जो क्या करेगा? ये काम करेगा, यानी कि अग्निमांद्य। अग्निमांद्य हुई, आम की उत्पत्ति हुई, इस आम के पास वायु आई, आम वात बना। यानी कि ऐसे सर्कल चलेगा इस डिजीज का। सबसे पहले अगर ऐसे है कि किसी को आम बात हो रखा है, तो कहीं न कहीं उसकी अग्नि अफ़ेक्टेड होगी, और कहीं न कहीं उसने ऐसे निदानों का सेवन किया होगा, जिसकी वजह से क्या है? उसकी अग्निमांद्य हुई होगी। तो परिभाषा क्या कहती है? वात तथा कफ आम रस से दूषित होकर, अब ये पहले ही कफ प्रकोपित था जिसने अग्निमांद्य करा, ठीक है? अग्निमांद्य हुई, कफ और बढ़ेगा। तो वात और कफ, अब ये दोनों क्या होंगे? जो आम रस बना है उससे दूषित आम रस से दूषित शरीर में समकाल प्रकुपित होकर के, अब आपको ये स्थान याद रखने हैं, क्योंकि जो भी जॉइंट डिसऑर्डर देखेंगे उनमें इनकी इंपॉर्टेंस है। कि आम वात के लिए आचार्य ने बोल दिया है त्रिक संधि प्रवेशकौ, संस्कृत की ऐसे लाइन बोलते हैं, त्रिक संधि प्रवेशकौ, यानी कि जो आम है, जो यहाँ आम बना हुआ है, ये आम कहाँ प्रवेश करे? त्रिक प्रदेश, सैक्रम रीजन, जॉइंट्स में और कोस्ट में तो ऑलरेडी वो है ही आमाशय के अंदर। मेनली आपको जोर देना है त्रिक प्रदेश और संधि। तब हम क्या बोलेंगे? इसको आमवात। यानी कि वापस से देखिए क्या लिखा हुआ है, वात तथा कफ आम रस से दूषित शरीर में समकाल प्रकुपित होकर के जब कोष्ठ, त्रिक प्रदेश व संधियों में प्रवेश करके शरीर के अंग प्रत्यंग को स्तब्ध कर देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, आम के गुण कैसे होंगे? कफ के समान, ठीक है? स्टिफनेस कौन करेगा? कफ का गुणी। गुरुता, स्टिफनेस, ये कौन करता है? कफ ही कर सकता है ये। और अगर कफ के साथ वायु मिली हुई हो तो और ज्यादा स्टिफनेस होगी। तो आम के साथ यहाँ पर वायु युक्त है, वायु मिली हुई है, तो ये क्या करेंगे? जो भी अंग प्रत्यंग है, जॉइंट्स हैं, उन सब में क्या कर देंगे? स्टिफनेस। इसी को क्या बोला है? आम वात बोला है। तो अगर आपने देखा हो कोई जनरली मिल जाते हैं आम वात के पेशेंट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी उन पेशेंट से पूछ के देखिएगा, वो खुद से ही बताएंगे कि जब वो सुबह ही सुबह उठते हैं, क्योंकि सुबह ही सुबह सो के उठे, उठते ही कौन सा काल? कफ का काल, प्रातः काल, कफ का काल।
उस टाइम पे उनको स्टिफनेस या पेन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इसका जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसका मोस्ट क्लिनिकल फीचर अगर देखे जाए तो क्या है? मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इनको। और उस मॉर्निंग स्टिफनेस को हम कहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं? हमारे आम और कफ से, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है कि प्रातः काल कफ का काल। तो वो जो कफ है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रात भर व्यक्ति क्या है, सोया हुआ रहेगा। सोया हुआ रहेगा, एक ही पोजीशन में रहेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो जहाँ पर भी जाके कफ रुक गया, जॉइंट्स में रुक गया, वो वहीं जकड़ाहट ज़्यादा कर देगा। एक कॉज़ तो ये हो सकता है। लेकिन अगर हम अपना जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मेन कॉज़ देखें, वो कॉज़ यही है कि प्रातः काल, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है कि कफ का काल है। इसीलिए हमारे जो शब्द लेके उन्होंने क्या बोल दिया कि मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। यानी कि अब धीरे-धीरे व्यक्ति जब मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो उसका पेन भी कम होगा, और जो उसको स्टिफनेस हो रखी है, इतनी स्टिफनेस होती है कि वो सुबह उठते ही बेड से चल नहीं पाता है। 10-15 मिनट तो वो बेड पे ही बैठा रहेगा। तो उसको क्या है, जैसे ही वो थोड़ा मूवमेंट करेगा यानी कि मूवमेंट करेगा तो कौन-सा दोष आएगा? वात दोष आएगा। वात दोष उसको उस स्थान से निकाल कर के कहीं और ले जाएगा। ये काम वहाँ चलता रहेगा, इसलिए उसको मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होती है। तो उन्होंने बात तो दोनों सेम ही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको मॉर्निंग स्टिफनेस कह दिया। हम क्या बोलेंगे? स्तब्धता हो गई। ठीक है? अंग प्रत्यंग में स्तब्धता हो गई, इसको हमने बोल दिया आम बात। अब इसके निदान, निदान क्या होंगे? निदान होंगे मेनली कफ को दूषित करने वाले, मेनली निदान। तो सबसे पहला निदान है विरुद्ध आहार, कफ को दूषित करने वाले, और दूसरा आम का निर्माण करने वाले। या तो आम बोलूं या आम विष बोलूं, एक ही बात है। या तो देखो, आप कोई भी निदान लिख सकते हो, कफ वाले या अग्निमांद्य करने वाले, वो भी तो निदान का काम करेगा आम बात के अंदर, जिससे अग्निमांद्य हो। या फिर जो क्या है, आम का निर्माण कर रहा हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट निदान है विरुद्ध आहार का सेवन। विरुद्ध आहार यानी कि वो वीर्य विरुद्ध हो सकता है। जो 18 प्रकार के विरुद्ध आप लोगों ने सुने होंगे, आपके डीजी के अंदर भी आते हैं, चरक के अंदर भी आएगा, चरक सूत्र 25 के अंदर 18 प्रकार के विरुद्ध का आचार्यों ने वर्णन किया है। तो उसमें उनका सेवन करने से, अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, अब देखो घृत और मधु क्या होते हैं? मात्रा विरुद्ध होते हैं। दूध और मछली बात करूं, ये कैसे होते हैं? ये वीर्य विरुद्ध होते हैं। क्योंकि दूध का वीर्य कैसा? शीत। मछली का वीर्य उष्ण। ये वीर्य विरुद्ध हो जाएंगे, और जो भी वीर्य विरुद्ध या विरुद्ध आहार होता है, वो स्वभावतः क्या करता है? आम का निर्माण करता है। आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत फेमस लाइन होती है लोगों की कि घृत और मधु का समान मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या करते हैं? ये विष का काम करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या समझते थे? फर्स्ट ईयर में ये समझते थे कि घृत और मधु को साथ में मिला के खा लिया समान मात्रा में तो मर जाएंगे। मरते नहीं है, क्या होगा? आम का निर्माण होगा। विष यूं बताया, यानी कि शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पर जो आम बनेगा, उस आम से फिर आगे जाके कई कष्टदायक रोग हो सकते हैं। तो घृत और मधु का अगर सम प्रमाण में सेवन कर रहे हो, अधिक दधि सेवन, दधि का आपने गुण पढ़ा हो तो दधि कैसा होता है? अभिष्यंदी कारक, क्लेद को उत्पन्न करने वाला। क्लेद उत्पन्न होगा तो स्वभावतः कफ बढ़ेगा। तो दधि है, वो उसका अधिक सेवन कर रहे हो तो कफ बढ़ेगा। आद्यशन है, क्या होगा? अग्निमांद्य भी करेगा, त्रिदोष प्रकोप भी करता है। दिवाशयन है, सिंपल सी बात है, कफ का प्रकोप करेगा। आनुप मास सेवन क्या करेगा? कफ का प्रकोप करेगा। वेग धारण, अब केवल कफ के प्रकोप पर ही ध्यान नहीं देना है, आपको वायु को भी प्रकोपित करना है, क्योंकि वायु ही तो ले जाएगी। अब वायु अपने स्थान में शांत बैठी है, प्रकोपित नहीं है, तो आम उसके जाने रोज बनती रहे, वो आम को लेके नहीं जाएगी। लेकिन अगर वायु प्रकोपित होगी, तभी तो ये काम हो सकता है। तो आपको निदान ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ याद नहीं है तो आपको कफ वात वर्धक निदान या अग्नि मांद्य करने वाले निदान ही इसके अंदर लिखने हैं। तो ये होते हैं आपके निदान। स्पेशली आप इसके अंदर याद रखिएगा विरुद्ध आहार, क्योंकि हमारे विरुद्ध आहार क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है? आम। और विरुद्ध आहार सेवन से क्या होती है? आम की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है विरुद्ध आहार। डीजी के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, पढ़ लीजिएगा। फिर है पूर्व रूप। अब आम बात की स्टार्टिंग हो चुकी है, निदान सेवन कर लिया। पूर्व रूप क्या आएंगे? क्या क्या देखना स्टार्ट हो जाएगा? अग्निमांद्य होगी। अग्निमांद्य होगी तो पहचान कर सकता है, जो भी खाना खाएगा नहीं पचेगा। आलस्य,
कफ धीरे-धीरे क्या हो रहा है? शरीर के अंदर कफ की वृद्धि हो रही है। कफ तो खुद आलसी स्वभाव वाला होता है, तो उसके अंदर क्या रहेगी? व्यक्ति के अंदर आलस रहेगा, फुर्ती नहीं रहेगी कोई भी कार्य करने की। अंगमर्द, वो जो धीरे-धीरे कफ वृद्धि हो रखी है, साथ में क्या है? अकेले कफ पर ही फोकस नहीं, वायु को भी साथ लेके चलिए, तो वायु भी क्या करेगी? अंगमर्द करेगी। और अगर वायु के साथ ये कफ या मैं बोलूँ आम, ये मिल गया तो भी क्या होगा? अंगमर्द होगा। हृदय में गुरुता, हृदय में गुरुता, अब देखो ये तो आपको याद ही रखना है, किसके लिए? रस व स्रोतस की व्याधियों के लिए। हृदय में गुरुता तो आपको याद ही रखनी है, क्योंकि आम बात भी कौन से स्रोतस की याद है? रस व स्रोतस की, यानी कि स्टार्टिंग किसने की है? स्टार्टिंग की है विकृत रस ने। तो ये विकृत रस होगा तो हृदय में गुरुता तो स्वभावतः हो ही जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है अनिद्रा या अल्प निद्रा। क्या होगा? अगर वात का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया और उसको धीरे-धीरे अब पेन स्टार्ट होगा तो उसको नींद भी नहीं आएगी, एक तो ये कॉज़। दूसरा यहाँ पे वात प्रकोपित, आप ये भी बोल सकते हो क्या है कि इसको आम बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है तो नींद ज़्यादा भी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसको पेन इतना होगा कि इसको नींद स्वभावतः ही कम हो जाएगी। शाखाओं में स्तब्धता, स्टिफनेस कौन करेगा? जो आम जाएगी वायु के साथ मिलके, यानी कि ये वाली जो वायु है वो आम को लेके जिस जॉइंट में जाएगी या जहाँ शाखाओं में जाएगी, एक्सट्रीमिटीज में जाएगी, वहीं क्या करेगी? वो स्टिफनेस करेगी। फिर उसके बाद है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति इंपॉर्टेंट है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर केवल आमवाद की संप्राप्ति ही पूछ लेते हैं और सामान्य लक्षण या पूर्व रूप ही पूछ लेते हैं 5 नंबर के अंदर। तो संप्राप्ति में निदान सेवन हो चुका है, जो भी बताया अभी, विरुद्ध आहार और ये सब। ठीक है, अब कैसे-कैसे क्या होगा उसको ध्यान से समझिएगा कि वायु का कौन-सा गुण होगा, आम को लेके कैसे कहाँ जाएगा, कौन-कौन से सिम्पटम आएँगे, वो आपको डिटेल में इससे समझ आ जाएगा। तो बात करते हैं विरुद्ध चेष्टा या विरुद्ध आहार। ठीक है, व्यायाम आदि निदान सेवन से क्या होगा? वात का प्रकोप। विरुद्ध चेष्टा यानी कि अपने शरीर से शक्ति से ज़्यादा कार्य करना, या विरुद्ध चेष्टा में जो जैसे अपना डेली रूटीन होता है उसको उल्टा कर देना, रात में जागना, दिन में सोना, वो सारी चेष्टाएँ, यानी कि जो प्रकृतितः जो नियम बनाए गए हैं उनको विपरीत करना, वो सारे किस में आ जाएँगे? विरुद्ध चेष्टा के अंदर। और है व्यायाम आदि से क्या होगा? व्यायाम आदि का अगर ज़्यादा सेवन कर रहे हो, यानी कि एक्सरसाइज़ वगैरह ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा? शरीर के अंदर वात प्रकोप होगी। अब यहाँ आपको दोनों ही चीज़ का प्रकोप कराना है, वात का भी प्रकोप कराना है और आम की भी उत्पत्ति करानी है। तो वात प्रकोप के लिए बोल दिया कि विरुद्ध चेष्टा कर रहे हो, और विरुद्ध चेष्टा में ज़्यादा पैदल चलना, ज़्यादा भार वहन करना, ये सारे कार्य, और व्यायाम आदि कर्म कर रहे हो, यानी कि व्यायाम से भी क्या होता है? वात का प्रकोप होता है। अधिक व्यायाम से वात का प्रकोप होता है, सम्यक व्यायाम से नहीं। तो इनसे क्या हुआ? वात का प्रकोप हो गया। यहाँ पर विरुद्ध आहार, यानी कि जो भी आहारज निदान थे जिनसे क्या हुई? आम की उत्पत्ति हुई। अब ये दोनों कैसे मिले आपस में? यानी कि जो वायु प्रकोपित है वो बढ़ेगी चल गुण में, वायु के अंदर चल गुण होता है, तो वात दोष के चल गुण के कारण क्या होगा? इस आम को निकालेगी कहाँ से? आमाशय से, और पूरी बॉडी में क्या करवाएगी? संचरण। तो शरीर में इसका संचरण होगा, किसके साथ? वायु करेगी आम का संचरण पूरी बॉडी में। व्याधि के स्वभाव के कारण आम दोष का, अब देखो आपको पहले भी बोला है, जैसा दोष होगा वो उसी का जो दूषित करने के लिए अपने समान ही दूष्य को ढूंढता है, ऐसा एक्चुअली होता है। वो तो बाद में अलग जो कंडीशंस बनती हैं कि दोष प्रकोप इतना हो गया कि दोष किसी भी स्रोत में चले गए, किसी दूष्य को भी दूषित कर दिया, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन स्टार्टिंग में यही होगा कि अगर कफ बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं क्या है, मेद या आम इन्हीं को विकृत करेगा, या जहाँ पर कफ का स्थान है उन्हीं स्थानों को वो विकृत करेगा। ऐसा जनरली देखा जाता है। तो व्याधि के स्वभाव के कारण आम दोष का श्लेष्म स्थान में क्या होगा? आश्रय हो जाएगा। यानी कि जो आम बनी है वो आम कहाँ जाएगी? श्लेष्म स्थान, यानी कि जहाँ-जहाँ कफ के स्थान, जो 5 प्रकार का कफ है उन्हीं स्थानों में वो जाएगी। यानी कि संधि में, संधि में होता है श्लेष्म कफ, आमाशय में तो है ही आम, सिर में चली गई तर्पक कफ, उरर प्रदेश अवलंबक कफ। ठीक है, यहाँ पर तो जहाँ-जहाँ कफ के स्थान है वहाँ-वहाँ उस आम को लेकर के वायु तो कहीं भी जा सकती है,
वायु तो कहीं भी इसे घुमा सकती है, लेकिन आम कहाँ रुकेगी? आम वहीं रुकेगी जहाँ उसके जैसा स्थान होगा, यानी कि श्लेष्मा या कफ का स्थान होगा, हृदय में या सिर में, आमाशय में और संधि में। ठीक है। और अगर ये हृदय में रुकी, अभी जो हमने देखा है हृदय गौरव, वो किस वजह से आएगा कि आम है वो हृदय के अंदर रुक गया। एक तो ये भी कॉज हो गया, दूसरा सिंपल सा वही कॉज, अगर रस धातु विकृत है तो हृदय में गुरुता होनी ही है। फिर उसके बाद है संधि प्रदेश में शूल शोथ स्तब्धता, इंपॉर्टेंट। ये इसके 3 पॉइंट हैं जिनकी वजह से आप पहचानोगे किस-किस को, आम वात को, वात रक्त को। तो इसको अभी यहीं याद रखिएगा, जब वात रक्त पढ़ाऊँगी तब मैं आपसे पूछूँगी। तो संधि प्रदेश में क्या होगा? जिस जॉइंट में भी वो आम आके रुका, वहाँ पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, स्टिफनेस होगी। ऐसे बोलूँ, एक तरह से ये कार्डिनल साइन हो गए किसके? आम वात के। स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन कहाँ होगा? जहाँ कफ होगा वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा। आयुर्वेद ये कहता है, जहाँ इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है वहाँ पर कफ का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगला शायद हृदय रोग के बाद अगला चैप्टर आपका शोथ ही है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन या शोथ होने के लिए कफ का होना ज़रूरी है, रक्त का होना ज़रूरी है। तो जॉइंट्स के अंदर दोनों ही चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? तो वहाँ पर पेन होगा, शोथ होगा और स्तब्धता होगी। वायु के कारण क्या होगा? आम का संचरण। वो वायु आम को लेके घूम ही रही है। वो आम को लेके घूमी तभी तो ये सिम्पटम आए, तभी तो आए। आम वहाँ पर जाके रुकी तभी ये सिम्पटम आए। अब वायु की वजह से आम वात कैसी वेदना है? संचारी वेदना है। यानी कि वायु के अंदर चल गुण है। उस चल गुण के कारण वायु इस जॉइंट में जाके आम को लेके रुकी। अगली बार वायु का मन किया मुझे यहाँ नहीं रुकना, जगह पसंद नहीं आई, वो दूसरे जॉइंट में जाएगी। यानी कि ये किसी भी जॉइंट में हो सकती है। इस चीज़ का मतलब समझिएगा। आम बात किसी भी तरह के जॉइंट्स में हो सकता है। अब ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पॉइंट बनता है। एक डिजीज है आपकी वात रक्त, तो वात रक्त बोलूं या गाउट बोलूं, वो मेनली छोटे जॉइंट्स के अंदर होता है। आम वात है छोटे और बड़े दोनों के अंदर होगा, और संधि वात है वो बड़े जॉइंट्स के अंदर होगा। ये पॉइंट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस का तीनों डिजीज के अंदर। तो ये आम जहाँ वायु वापस से अगर चलना स्टार्ट कर दी, जहाँ भी ले जाएगी छोटे जॉइंट्स बड़े जॉइंट्स में, वहीं आपको ये तीनों लक्षण देखने को मिल जाएंगे। तो संचारी वेदनाएं, संचारी वेदना का मतलब है कि कोष्ठ में तिक प्रदेश में संधियों में प्रवेश करके शरीर और प्रत्यंग में ये क्या करेगी? स्तब्धता। अब स्तब्धता के दोनों ही कॉज हुए, वायु भी और आम भी। इसी डिजीज को हमने क्या बोल दिया? आम वात। तो इस संप्राप्ति के हाइलाइटेड पॉइंट क्या हैं? ये निदान तो आपको याद रहेंगे। चल गुण के कारण आम का संचरण हुआ, फिर श्लेष्म स्थान में गई, और मेन है ये 3 चीज़ कि वहाँ पर क्या होगा? पेन होगा। यानी कि आम वात होने के लिए ये तीनों चीज़ होना ज़रूरी है। पेन भी होना ज़रूरी है, इन्फ्लेमेशन होना भी ज़रूरी है और स्टिफनेस होना भी ज़रूरी है। तभी हम उस डिजीज़ को आम वात बोलेंगे। फिर है इसके भेद। भेद हैं इसके 4 प्रकार के, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। अच्छा, ये बताए हैं सारंगधर ने। आपको माधव करके याद रखने हैं। माधवकर, आचार्य माधव निदान या माधव निदान में आचार्य माधवकर ने कितने बताए हैं? 7 भेद बताए हैं। 4 तो दोष के अकॉर्डिंग, यही वाले जो सारंगधर बताते हैं 4 तो यही, और 3 ये द्वंद्वज भी बोल देते हैं। वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज। फिर है उसके बाद इसके सामान्य लक्षण। अब सामान्य लक्षण बहुत ईजी हैं। ईजी कैसे? आपको केवल आम बात की संप्राप्ति पर ध्यान देना है। बाकी आपको सब कैसा लिख के आना है? कफ और वायु के जैसा। सामान्य लक्षण लिखने में आपको किसी भी डिजीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत आती है जब सारी डिजीज मिक्स होती हैं संप्राप्ति में, कि संप्राप्ति में एक्चुअली हो क्या रहा था, कौन से स्रोत में जाके स्थान संचय हुआ था, क्या उसकी जो जैसे किसका निर्माण हो रहा था, कौन से दोष थे, कौन से दूषित थे। मेन आपको यही चीज याद रखनी है। अब देखो, सामान्य लक्षण में एक भी लक्षण ऐसा नहीं है कि जो आपको ना आता हो या जिसको आप अपने आप लिख ना सकते हो। देख लीजिए, अंग मर्दो अरुचि तृष्णा, आलस्यम गौरवम ज्वरः, अपाक स्थूलता अंगानाम आमवातस्य लक्षणम। यह डिजीज इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पे इसका सामान्य लक्षण का कोटेशन लिखा है। तो अंगमर्द, ये आपको क्लियर है। पूर्व रूप में भी यही चीज हो रही है, जो पूर्व रूप है वही लक्षण है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो अंगमर्द होगा, ये आप जानते हो। पेन तो होगा।
अरुचि, आम बन रही है, कफ की अधिकता हो रही है, अरुचि होगी। तृष्णा, वायु का प्रकोप हो रखा है, क्लेद की उत्पत्ति होगी तो तृष्णा की उत्पत्ति होगी। कफ बढ़ा हुआ है, आलस्य होगा। शरीर के अंदर गुरुता, हैवीनेस, नो डाउट कफ बढ़ा हुआ है, आम पूरी बॉडी में फैला हुआ है तो स्टिफनेस होगी, गुरुता होगी। ज्वर, ज्वर पढ़ चुके हो। ज्वर का मेन कॉज क्या था? अग्नि मांद्य से क्या हुआ? आम का निर्माण हुआ और अग्नि अपने स्थान छोड़ गई, लेकिन उसका रूट कॉज देखे, रूट कॉज क्या था? अग्नि मांद्य। तो वहां से ज्वर की उत्पत्ति। फिर है पाचन विकृति, अग्निमांद्य हो रखी है तो पाचन में विकृति होनी है। और यहाँ अगर आपको संप्राप्ति की ये 3 चीज पता है तो यही तीनों चीज आपको वापस से यहीं लिखनी है कि इसके अंदर क्या होगा? शोथ होगा। तो आपको ऐसे लक्षण और इन चीजों पे सभी डिजीज के लिए बात कर रही हूँ। हाँ, जिनका होता ही है कि ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है या इसका प्रत्यात्म लक्षण है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन इसके अंदर जिसकी अगर आपको दोष प्रकृति पता है कि ये इस दोष की वजह से ये व्याधि हो रही है, तो आप आराम से लक्षण लिख सकते हो। यानी कि रैपिड रिवीजन में, जैसे आप मान लो आपका एग्जाम है, आपको आमवाद पढ़ना है, तो केवल आप संप्राप्ति पढ़ के जाओ। अगर आप नहीं पढ़ पाए हो अच्छे से, और आप उसके भेद देख लो कि कितने भेद बताए आचार्यों ने, फिर लक्षण है, पूर्व रूप है, सभी आप आसानी से लिख दोगे। तो लक्षण में तो कुछ नहीं था, आपको कफ वाले ही लक्षण सारे लिखने हैं। फिर उसके बाद है इसके भेदानुसार लक्षण। अब भेद हमने देखे हैं 7। मेनली हमें दोष के लक्षण पता हो तो द्वंद्व तो सन्निपातस तो आसानी से लिख ही सकते हो। तो वात प्रधान, जिस जिस आम वात में अगर वायु की प्रधानता है, यानी कि वायु ज्यादा है, तो शूल है, तोद है, भेद है, किसकी वजह से होता है? वायु की वजह से होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर अगर वायु अधिक, वैसे भी वायु प्रकोपित है तभी तो आम वात हो रहा है, तो अगर वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित है तो उसको पेन बहुत ज्यादा होगा। यानी कि अगर पेशेंट आके ये कहता है कि मेरा दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं होता, मुझे बहुत भयंकर पेन होता है, तो भयंकर पेन में हम मतलब निकाल सकते हैं कि इसको वात प्रधान आम वात है या वातज आम वात है। फिर उसके बाद है पित्त। पित्त में क्या है? अब वो आके ये कंप्लेन भी करे कि क्या होती है? बर्निंग भी होती है, और हम उसके जॉइंट्स को, ये तो हम देख के पता लगाएंगे, अंगों में रक्त वर्णता, ये तो दर्शन परीक्षा से आप पता लगाओगे, चिकित्सक पता लगाएगा, तो भी हम क्या पहचान सकते हैं कि ये पित्त प्रधान आमवात है। फिर है कफ प्रधान आमवात। कफ प्रधान आमवात में शरीर में आद्रव श्राव गुंठित होने की प्रतीति, यानी कि स्थैमित्य गुण वाला चीज लिखी हुई है कि कफ की अधिकता होगी तो शरीर में पिच्छलता या चिपचिपापन फील होगा, और शरीर में गुरुता और कंडू। तो यहाँ भी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी वही लिखना है जो मेन दोष के लक्षण होते हैं। वायु का लक्षण है शूल, पित्त होगा वहां दाह भी होगा और रक्त वर्णता भी आएगी, कफ होगा वहां पर कंडू भी होगी, गुरुता भी होगी और स्थैमित्य भी होगा। तो वही चीजें आपको वापस से लिखनी है, बस आपको भेद याद रखने हैं। फिर है लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पर या लक्षणों की तीव्रता के आधार पर आमवात 2 प्रकार का होता है। अब ये भेद वाले तो आप लिखाओगे, आपको याद रखनी यही वाले। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आया तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों का वर्णन उसके अंदर करके आओ कि प्रवर्ध आमवात या जीर्णावस्था आमवात क्या होता है। यानी कि अभी आमवात स्टार्ट ही हुआ है, एक्यूट कंडीशन में है, और यहाँ पर क्रोनिक हो चुका है, तो इनके अंदर कैसे डिफरेंस करेंगे हम? हस्त, पाद, शिर, गुल्फ, जहां जहां जॉइंट है, क्योंकि मैं आपको एक बात बोल चुकी, छोटे बड़े सभी जॉइंट्स के अंदर ही होगा। तो हस्त, पाद, शिर, गुल्फ, त्रिक, जानु, उर की संधियों में शूल रहित शोथ होगा। यानी कि पहले क्या होगा? पहले इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा इसके अंदर, पेन इतना नहीं होगा। कब? तीव्र अवस्था में या एक्यूट अवस्था में क्या होगा? पहले पेन नहीं होगा, धीरे धीरे क्या है, अभी स्टार्टिंग हो रही है डिजीज की, उस कंडीशन की बात चल रही है। पहले कफ को बढ़ाने वाली चीजें आएंगी, यानी कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो जॉइंट्स में जो मिल रहा है, यहाँ पर ये दोनों बातें कह देता है। अगला पॉइंट देखोगे ना, आपको कंफ्यूजन होगा। अगला पॉइंट आप देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, यानी कि पहले जो शोथ होगा उसमें उसको शूल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे आगे बढ़ेगा, ये डिजीज आगे बढ़ेगी, तो ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। यहाँ पर जो पेन होगा, अब धीरे धीरे डिजीज आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो पेन होगा वो होगा वृश्चिक दंशवत तीव्र वेदना, बिच्छू के काटने के समान वेदना होगी यहाँ पर। किसके अंदर?
आम वात में। और वात रक्त की हम बात करते हैं तो वहां पर होती है मूषक विष के समान। चूहे के काटने पर, चूहे का जो विष होता है उसके काटने पर जो पेन होता है वो पेन होता है वात रक्त के अंदर। और एक डिजीज और आएगी क्रोस्टुकशीड्स, उसके अंदर पेन होता है शृगाल के सिर के समान, ऐसे करके कुछ वर्ड आएगा वहां पर। तो आपको मेनली इन दोनों के अंदर याद रखना है, आम वात के अंदर और वात रक्त के अंदर, क्योंकि दोनों की डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही पूछी जाती है। तो वृश्चिक दंशवत वेदना कहाँ हो रही है? आम वात के अंदर। अब बाकी के सारे लक्षण वही हैं, देखिए क्या क्या है। अग्निमांद्य होगा, अरुचि गुरुता होगी, समझ में आता है। बहुमूत्रता, ये भी कल परसों ही शायद मैंने आप लोगों को बताया था। बहुमूत्रता क्यों देखने को मिलेगा? आम बना हुआ है। मूत्र का प्राकृत कर्म क्लेद का वहन करना। जो शरीर के अंदर क्लेद है उसको बाहर कौन निकालता है? यूरिन निकालता है। और आम बन रहा है, आम की अधिकता है, कफ की अधिकता है, तो नो डाउट बॉडी के अंदर क्लेद बढ़ेगा। क्लेद बढ़ेगा तो अपनी जो किडनी है उनको फंक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, उनके फंक्शन के तहत क्या होगा? पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये इसी के अंदर होगा। ये भी एक पॉइंट होता है वात रक्त और आम वात के लिए, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट होगा वही कंप्लेन करेगा पॉलीयूरिया की, वात रक्त वाला नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्लेद की उत्पत्ति नहीं होगी। और क्या होगा? तृष्णा, सर्दी और भ्रम, ये सारे लक्षण उसको देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके अंदर तो मेनली आप सारे लिख दोगे, 2 पॉइंट याद रखने हैं, वृश्चिक दंशवत वेदना और पॉलीयूरिया। फिर उसके बाद है जीर्णावस्था। आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? अब आगे बढ़ेगा तो लक्षणों की तीव्रता में, यानी कि पुराना हो गया तो लक्षणों की तीव्रता में कमी आ जाएगी। यानी कि पहले इसको जो इतनी तीव्र वेदना होती थी, इतना पेन इसको नहीं होगा, लेकिन डिफॉर्मिटी कैसी हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी। यानी कि इसके हाथ एकदम ऐसे क्लॉ शेप हो जाते हैं, इसकी उंगलियां एकदम स्टिफ होके एकदम ऐसे, जैसे अपनी अपन के अंदर एबिलिटी है, हम अपना हाथ सीधा कर सकते हैं जैसा चाहे वैसे अपनी उंगलियों को, फिंगर्स को मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर क्रोनिक हो गया तो जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर डिफॉर्मिटी कैसी होती है? परमानेंट हो जाती है। यानी कि आम जिस पोजीशन में जाके स्थित हो गया वो उसी पोजीशन में, उसी डायरेक्शन में वो जॉइंट मुड़ जाते हैं। या फिर जैसे फिंगर्स हो या कोई भी जॉइंट है उनके अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो लक्षणों की तीव्रता में तो कमी होगी, लेकिन विकृति कैसी होगी? स्थायी स्वरूप में होगी। फिर है उसके बाद अंगुष्ठ का मणिबंध संधि की ओर मुड़ जाना। यानी कि अंगूठा किधर आ जाएगा? थंब किधर आ जाएगा? कार्पल बोन की तरफ। अंगूठा नीचे गिर जाएगा, कार्पल बोन की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ, रिस्ट जॉइंट की तरफ। और जो अपनी फिंगर्स हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाएंगी। ये आप लोग अपने हाथ को मूवमेंट करा के देख सकते हैं कि जो थंब है वो नीचे की तरफ, यानी कि रिस्ट जॉइंट या कार्पल बोन की तरफ, और फिंगर्स हैं वो हथेली की तरफ ना मुड़ के पीछे की तरफ, यानी कि बाहर की ओर मुड़ जाएंगी। और मांसपेशियों में शुष्कता, क्योंकि अब धीरे धीरे अगर, क्योंकि आपको एक चीज पता है, जीर्णावस्था में कौन से दोष का प्रकोप ज्यादा होता है? वात दोष का प्रकोप। और वात दोष के रुक्षता में बढ़ने की वजह से व्यक्ति कैसा होता जाता है? दुबला पतला होता जाता है, मांसपेशियों में शुष्कता होती जाती है। तो ये इसके भेद आपको याद रखने हैं, तीव्रावस्था, जीर्णावस्था, इनके अकॉर्डिंग इनके लक्षण भी याद रखने हैं। फिर है इसकी साध्य साध्यता। एक दोषज यानी कि वात पित्त कफ वाली हुई तो साध्य होगी, द्विदोषज याप्य होगी, और त्रिदोषज हो और जिसमें इन्फ्लामेशन ज्यादा हो वो कैसी होगी? क्रश साध्य होगी। यानी कि ये डिजीज असाध्य नहीं है, असाध्य नहीं है, क्रश साध्य होगी, याप्य हो सकती है। यानी कि अगर क्रोनिक हो गई तो दवाई के सहारे चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपका टॉपिक आम बात यहाँ क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद आप लोग वापस ज्वाइन कीजिए, एक और टॉपिक पढ़ते हैं।